अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश सिंह सरस्वार। विवेकानंद एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी के फर्स्ट वीडियो में हमने राज्य के तत्व तथा शासन के अंगों पर बात की थी। आज के इस वीडियो में हम शासन के अंगों को ही आगे विस्तार देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और एजुकेशन से संबंधित ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शासन के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। आज हम कार्यपालिका की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न यही आता है कि आखिर ये कार्यपालिका क्या है। तो दोस्तों, कार्यपालिका व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य में लागू करती है। तो इस परिभाषा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कार्यपालिका और विधायिका 2 अलग अलग संस्थाएं हैं। लेकिन दोस्तों, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जब राज्य व्यवस्था का आधार राजतंत्र या धर्मतंत्र होते थे तो वहाँ कार्यपालिका और विधायिका में विभेद नहीं होता था। जैसे अगर हम राजतंत्र की बात करें, जहाँ राजा का शासन होता था, तो वहाँ राजा के द्वारा बोले गए कथन ही कानून बन जाते थे। इस स्थिति में राजा विधायिका की भूमिका में होता था और चूंकि उन कानूनों को राजा स्वयं ही लागू करवाता था, इसलिए राजा कार्यपालिका भी था। इसी प्रकार अगर धर्मतंत्र की बात करें तो धर्मतंत्र में धार्मिक प्रमुख ही धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते थे और यही व्याख्या कानून का रूप धारण कर लेती थी। तो इस प्रकार धार्मिक प्रमुख विधायिका की भूमिका निभाते थे। इसी क्रम में धार्मिक प्रमुख ही चूंकि उन कानूनों को लागू करवाते थे, इसलिए वो कार्यपालिका के रूप में भी मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्तमान में जब हमने राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर काफ़ी विकास कर लिया है, हमारा लोकतंत्र भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो आज हमारे यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग संस्थाएं होती हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, आज के दौर में हम लोग शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाते हैं। इस सिद्धांत के तहत शासन के 3 अंग पृथक पृथक बनाए गए हैं: कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। इन्हें पृथक पृथक बनाने का उद्देश्य यह है कि ये तीनों अपने कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करें और राज्य में शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। जबकि राजतंत्र और धर्मतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण होता था, जो जन कल्याण में एक बहुत बड़ी बाधा था। अब कार्यपालिका के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका। अब ये राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? तो राजनीतिक कार्यपालिका से तात्पर्य ऐसी कार्यपालिका से है जिसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। इसी क्रम में अगर स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो वो राजनीतिक कार्यपालिका से भिन्न है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका की तरह ना तो उसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है और ना ही उसके सदस्यों का कार्यकाल जनता के द्वारा किए गए निर्वाचन पर निर्भर होता है। स्थायी कार्यपालिका के सदस्य उच्च अधिकारी होते हैं जो अधिकारी तंत्र या ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा इत्यादि अन्य सारे के सारे अधिकारी स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। अब राजनीतिक कार्यपालिका भी दोस्तों 4 प्रकार की हो सकती है। पहली अध्यक्षीय कार्यपालिका, दूसरी संसदीय कार्यपालिका, तीसरी दोहरी कार्यपालिका और चौथी बहुल कार्यपालिका। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका की। तो अध्यक्षीय कार्यपालिका की आप लोग 2 विशेषताएं याद रखिएगा। सबसे पहली विशेषता उसकी यह है कि अध्यक्षीय कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा एक इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक गण के माध्यम से होता है। और दूसरी विशेषता यह है कि कार्यपालिका प्रमुख औपचारिक के साथ साथ वास्तविक प्रमुख भी होता है। इसका अगर आपको आदर्श उदाहरण देखना है तो आप अमेरिका का उदाहरण देख सकते हैं। अब बात करते हैं संसदीय कार्यपालिका की। तो संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के भीतर से ही होता है। इसका प्रत्यक्ष और आदर्श उदाहरण आपको भारत और ब्रिटेन को में देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसे उदाहरण की तरह से हम समझे तो आप भारत का उदाहरण ले लीजिए। भारत में जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, तो उनको
कार्यपालिका के सदस्य रहने के लिए, मंत्री या प्रधानमंत्री बने रहने के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि वो विधायिका अर्थात संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य अवश्य रहे। इस प्रकार मैंने कहा कि संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के भीतर से होता है। इसके अलावा संसदीय कार्यपालिका अध्यक्षीय कार्यपालिका से इस रूप में भी भिन्न है कि संसदीय कार्यपालिका में जो कार्यपालिका प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति होता है वो केवल औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। अब बात करें दोहरी कार्यपालिका की, तो दोहरी कार्यपालिका का अर्थ इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका के स्तर पर दो प्रमुख होते हैं और दोनों के ही पास में शक्तियाँ वास्तविक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, दोनों में ही शक्तियों का बंटवारा या विभाजन कर दिया जाता है। अगर आपको दोहरी कार्यपालिका का आदर्श उदाहरण देखना है तो आप फ्रांस की राज्य व्यवस्था को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम बहुल कार्यपालिका की। तो दोस्तों, बहुल कार्यपालिका में कार्यपालिका के जितने सदस्य होते हैं सभी समान होते हैं और सभी सदस्यों में कार्यपालिका की शक्ति का बंटवारा समान रूप से कर दिया जाता है। इसका आदर्श उदाहरण आपको स्विट्जरलैंड की राज्य व्यवस्था में देखने को मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य बराबर महत्व, बराबर शक्तियों वाले होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर कोई एक औपचारिक प्रमुख नहीं होता, बल्कि 7 में से कोई एक व्यक्ति को औपचारिक प्रमुख बनाया जाता है, लेकिन हर वर्ष उस व्यक्ति को बदल दिया जाता है। तो बारी बारी से 7 व्यक्तियों को प्रमुख बनने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी बहुल कार्यपालिका। इस प्रकार आज का टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।